बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। नोटिफिकेशन में जो हुआ उसमें जो सिफारिशात थी वो मुकम्मल नहीं थी और इन लाइन नहीं थी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिकमेंडेशन से मुताबिक। फ़ौज को और हुकूमत को आमने सामने खड़ा कर दिया। अगर इस तरह ही करना था तो जनरल आसिफ गफूर को ISPR से इस्तीफा दे देना। अस्सलाम वालेकुम। डॉन लीक्स का मामला हल हो गया, ये एक बड़ी खबर है और फ़ौज की जानिब से 70 सालों बाद शायद किसी जनरल ने पहली दफ़ा टीवी के ऊपर लाइव कैमरास के सामने कहा कि प्राइम मिनिस्टर फाइनल अथॉरिटी हैं, जो उनका हुक्म आए कबूल किया जाएगा। कमांडर इन चीफ़ है, उनका हुक्म माना जाना चाहिए, ऑर्डर रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। आज ISPR को इसका एहसास हुआ और उन्होंने उसकी वजाहत कर दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। DG ISPR ने थोड़ी सी जो हिस्ट्री है इस सारी कंट्रोवर्सी की, उसके ऊपर नज़र डालनी और मियाँ साहब के और फ़ौज के ताल्लुकात के ऊपर नज़र रखनी, वो भी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में कभी भी फ़ौज को इक़्तिदार पे काबिज़ नहीं होना चाहिए था। उसको जब भी ये मौका मिला माजी में, उसका कोई पॉजिटिव आउटकम हमारे सामने आज तक नज़र नहीं आया। हमने अयूब और याया के मार्शल का रिज़ल्ट देख लिया 71 के अंदर, जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल का रिज़ल्ट देख लिया, जिसमें मियाँ साहब उनके साथी थे, उनसे दूर नहीं थे। मियाँ साहब उनका हिस्सा थे जनरल ज़ियाउल हक के सेटअप का। उसका नतीजा हमने ये आर्म्ड रेडिकल आउटफिट्स की शक्ल में देख लिया। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इक़्तिदार की जो इंजाम था वो पाकिस्तान के अंदर हमें जो दाखिली खलफिशार है 9/11 के बाद, पहले जिनको जनरल ज़िया ने जहादी कह के तैयार किया था, उन्हीं को हमने अब दहशतगर्द करके ख़त्म करना था। तो मारना ज़्यादा मुश्किल था, बनाना शायद आसान था। 30-35 साल हो गए थे, अब उसको ख़त्म करना उस मॉन्स्टर को ज़्यादा मुश्किल था। हमारे अपने बच्चे जो थे वो महफूज ना रहे। ये तो मार्शल्लाओं की कहानी है। लेकिन सिविलियन साइड पर सूरत हाल ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने एज़ प्राइम मिनिस्टर जितने आर्मी चीफ़ लगाए, कोई एक आर्मी चीफ़ नहीं है जिसके साथ उनका निभाव हुआ हो। जनरल कमर जावेद बाजवा शायद उनमें सबसे ज़्यादा उन्हें धीमे मिजाज वाले हम्बल आदमी मिले, लेकिन उनके साथ भी उनका निभाव की सूरत हाल ये है कि अब कई दिनों से स्टैंड ऑफ था। फ़ौज इधर थी और हुकूमत इधर थी। उनके पसंदीदा तरीन चैनल्स और उनके जो मेरे ख्याल में सरकारी मुलाजिम एंकर्स हैं, वो भी कह रहे थे कि लड़ाई हो जाएगी। तब से फरमा रहे थे लंबे लंबे। अल्लाह का करम है कि लड़ाई नहीं हुई है। लेकिन जनरल वहीद काकड़, उनके साथ मसाइल शुरू, जनरल आसिफ नवाज से मसाइल, जहांगीर करामत से मसाइल, जनरल परवेज़ मुशर्रफ माशाल्लाह ही लगा दिया, जनरल राहील शरीफ खुद लगाया। अंजाम कैसे हुआ सबको मालूम है। जनरल कमर जावेद बाजवा बड़ी हाई होप्स के साथ, और फिर अंजाम कहाँ पर हुआ है। कहीं ना कहीं ऐसे मसाइल ज़रूर हैं कि ये जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ हैं, इनके अपने लगाए हुए आर्मी चीफ के साथ इनका निभाव ज़्यादा दिन नहीं होता। नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच करार दिया गया उस खबर को, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के इजलास की खबर अगले दिन डॉन अखबार की जीनत बनी। लंबी कहानी चली, कमेटी बनी, तहकीकात हुई और उसका नतीजा हमारे सामने आया जब फवाद हसन फवाद के ख़त से ऑर्डर जारी हुआ प्राइम मिनिस्टर से, और उसको DG ISPR ने एक लम्हा तख़ीर किए बगैर रिजेक्टेड कह के तो एक ट्वीट कर दिया, जिसकी आज उन्होंने कहा कि नहीं वो पूरा इन लाइन नहीं था, इसलिए हमें ये रद्दअमल देना था। आज वाला जो ऑर्डर आया है वो इन लाइन है। आज वाला ऑर्डर क्या आया है? आज वाले ऑर्डर के अंदर एक पैरा उन्होंने ऐड कर दिया है कि परवेज़ रशीद के ऊपर भी जो एक्शन हुआ था उसको भी हम इंडोर्स करते हैं और वज़ारत दाखिला ने जारी कर दिया। ये आज का आया है। उन्होंने कहा अब ये इन लाइन है और प्राइम मिनिस्टर इज़ द फाइनल अथॉरिटी। ये अच्छी बात कही उन्होंने, जिसकी मैं उन्हें शाबाश देता हूँ, क्योंकि असूल यही है, कानून यही है, आइन यही है कि प्राइम मिनिस्टर इज़ द फाइनल अथॉरिटी। सुप्रीम कमांडर भी हैं, आइनी और कानूनी पोजीशन भी यही है। थोड़े से आपको 2-3 शॉर्ट्स दिखाते हैं, फिर अपने मेहमानों की तरफ लेकर। DG ISPR प्राइम मिनिस्टर फाइनल अथॉरिटी हैं। ये बयान सुनना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए और काफ़ी दफ़ा याद दिलाना भी चाहिए। दिखाइएगा। इंक्वायरी बोर्ड ने एक सिफारिशात मुरतब की, वो पैरा 18 है। उससे पहले जो पैराग्राफ हैं उसमें ये तमाम बातचीत जो है, जो फाइनल अथॉरिटी थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनको भेजा गया। उन्होंने वो सब देख के एक ऑर्डर दिया, और जब फाइनल अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर हैं तो उन्होंने जो ऑर्डर दिया वो मुकम्मल और उसके ऊपर अमल होना चाहिए। चौधरी निसार, जब ये मामला शुरू हुआ तो सबसे पहले उन्होंने कहा 3 दिनों के सारा सच कौम के सामने आ जाएगा। क्या कहा उन्होंने? दिखाइएगा परवेज़ रशीद साहब के लिए। परवेज़ रशीद साहब के हवाले से कुछ डॉक्यूमेंटेड
और कुछ अनडॉक्यूमेंटेड, वो सोर्स रिपोर्ट्स, कि उन्हें कहा गया कि मुतलका जर्नलिस्ट के पास एक स्टोरी है सीएम और प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वो परवेज रशीद के कमेंट्स चाहता है, तो वो मिलना चाहता है। उन्होंने उसको बुला लिया अपने दफ्तर में, वहां मुलाकात हुई। जो रिकॉर्डेड और डॉक्यूमेंटेड है वो ये मुलाकात भी है, वो फोन की, कि परवेज रशीद साहब को उस जर्नलिस्ट को कहना चाहिए था कि ये खबर गलत है, आप नेशनल इंटरेस्ट में इस खबर को न छापें। जिसने ये झूठी खबर डॉन को दी है वो कौम के सामने। वैसे चौधरी साहब, अगर ये खबर झूठी थी तो नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच था ही नहीं। ब्रीच इसलिए था कि उसके अंदर जो ब्रीफिंग थी उसके हिस्से उस खबर का हिस्सा बन गए थे। ये बात आप कान चाहे इधर से पकड़ें या यूँ घुमा के पकड़ें, ये मानना पड़ेगा कि डॉन की खबर मुकम्मल तौर पर गलत नहीं थी। ब्रीफिंग जो की थी तारिक फातमी साहब ने और एजाज़ चौधरी साहब ने, उनमें से कुछ हिस्से उस खबर का हिस्सा बने थे। वो बाहर कैसे निकली, किसने लीक की, ये अभी तक हमें मालूम नहीं है, दूसरा नोटिफिकेशन आने के बाद भी। इसके बाद 29 अप्रैल को DGISPR ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि इन लाइन नहीं है इंक्वायरी बोर्ड की तहकीक है, तो नोटिफिकेशन इज़ रिजेक्टेड। यहाँ से वो असल में बहरानी कैफियत शुरू होती है। फवाद हसन फवाद, जिनके अपने ऊपर तहकीक हो रही थी, वो एक ऑर्डर जारी करते हैं, जवाब में फ़ौज कहती है नहीं, रिजेक्टेड। DGISPR के ट्वीट के मतलब बहुत से लोग क्यासराई करते हैं कि शायद उन्हें खुद शौक आ गया, ट्वीट कर दी। फ़ौज का रद्दमल DGISPR अपने ऑफिशियल अकाउंट से देते हैं, अपनी ज़ाती ख्यालात का इजहार नहीं करते। उसके लिए उनके पास पर्सनल अकाउंट है जो वो कुछ कहना हो कह सकते हैं, लेकिन ये उनका ऑफिशियल रिस्पांस था फ़ौज का जो रद्दमल आया था। उसके जवाब में आज का DGISPR का जो नया बयान है वो हमें सामने रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वो पहला तो पूरा नहीं था ऑर्डर जो आया था 18 पैरा के मुताबिक, आज वाला 18 पैरा के मुताबिक आ गया, तो हमने जो पहला ट्वीट किया था अब वो गैर मौसर हो गया। प्राइम मिनिस्टर की वो फाइनल अथॉरिटी वाला बयान भी जारी कर दिया और ये भी कहा कि हम जमहूरियत को और आइन को सपोर्ट करते हैं और इसकी बालादस्ती के ऊपर यकीन रखते हैं। उसके जवाब में आज नया नोटिफिकेशन भी वजारत दाखिला ने जारी कर दिया, जिसके 4 पैराज में परवेज़ रशीद के ऊपर जो एक्शन है उसको इंडोर्स कर दिया और राव तहसीन को यह कह दिया कि वो पूरा जो उनकी प्रोफेशनल नॉर्म्स थी उसके मुताबिक उन्होंने एक्ट नहीं किया। तारिक फातमी भी रिजेक्ट कर चुके हैं एलिगेशन, राव तहसीन भी रिजेक्ट कर चुके हैं और अदालत में जाने का ऐलान कर चुके हैं। परवेज़ रशीद पब्लिकली कह चुके हैं कि एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मेरा ये काम था कि मैं खबर रुकवाता, अगर ये काम था तो फिर जर्नलिज्म पढ़ाने का तरीका पाकिस्तान में बदल दें। मेहमान जो इस्लामाबाद हमारे साथ हैं, फवाद चौधरी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, निहाल हाशमी साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और इसके अलावा नदीम अफजल चंद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, लाहौर से जनरल गुलाम मुस्तफ़ा हमारे साथ हैं। चंद साहब, हमारे जो एतजाज़ एहसन साहब हैं, उन्होंने तो आज कहानी नई शुरू कर दी। आपको कहानी क्या नज़र आती है? उन्होंने तो कहा है कि मरियम ने बचा लिया, बाकी कुर्बानी का बकरा लब के गले च पाता। देखिए, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, मैं तो उन्होंने DGISPR से इस्तीफे का भी मुतालबा किया, मैं बयान दिया, सोशल मीडिया पे देख रहा था। तो अब देखिए, एक नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती की तारीफ अब कौम को बताना पड़ेगी कि कौमी सलामती होती क्या है और फिर कौमी सलामती का ब्रीच क्या है, कौमी सलामती और ज़ाती सलामती में क्या फ़र्क क्या है। या तो ये कौमी सलामती ब्रीच हुई नहीं थी, अगर हुई थी तो किसने की, इसकी सारी कहानी कौम के सामने बल्कि पार्लियामेंट के सामने आनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप मुतालबा करते हैं कि रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने रखी, मेरे ख्याल में पार्लियामेंट के सामने आनी चाहिए, क्योंकि ये किसी इदारों की लड़ाई नहीं थी, ये एक कौम का मामला बना दिया गया कि जी कौमी सलामती का मामला है। क्योंकि वज़ीर दाखिला साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें पता चला कि ये कौमी सलामती का मामला है। फौज ने भी यही कहा, फौज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में। अब दोनों सूरतों में मैं समझता हूँ कि ये कौमी सलामती बतानी चाहिए, वरना तो फिर लोग तो कह रहे हैं कि ये कौमी सलामती का जो रिजेक्टेड से सेलेक्टेड सेटल्ड तक का सफ़र है, रिजेक्टेड से एक्सेप्टेड तक का सफ़र, ये इसको सरूर एग्रीमेंट मैं तो कहूँगा। सरूर पैलेस एग्रीमेंट वाया जद्दा है, वहाँ जहाँ मियाँ नवाज शरीफ जहाँ से आए थे और जहाँ जनरल रईस शरीफ गए। आपसे जवाब लेने से पहले मैं फवाद साहब से भी कमेंट ले लूँ, फिर आप इसको कंक्लूड करिएगा। रिपोर्ट पार्लियामान में आनी चाहिए, इमरान खान ने भी इसके ऊपर ट्वीट की, उन्होंने बल्कि हिलरी क्लिंटन की ईमेल्स वाले केस का भी हवाला दिया। वहाँ पता है आज आपको क्या हुआ है? वहाँ FBI के सरबराह जो सरबराह तहकीक कर रहा था उसने फायर कर दिया उसको, ट्रंप ने उस वक्त कर दिया जब वो ब्रीफिंग कर रहा था, ट्रंप ने उसको फायर कर दिया। देखिए, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस भी खड़ा हुआ है इसके बाद। देखिए, दो बातें हैं जिसके ऊपर इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो बिल्कुल नदीम ने सही की है कि ये जो मामला है ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, कोई 4 इंडिविजुअल्स का मामला तो नहीं है कि आपने ड्राइंग रूम्स में जो है वो बैठ के सेटल करना है या बाहर करना है। सो लोगों को एतमाद में नहीं लिया गया।
टैक्स पेयर्स के पैसों से आपने एक तहकीकात कराई हैं, हमारे आपने पैसे लगाए हैं, उसके बाद ज़रूरी था कि कौम को बताया जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच क्या हुई है और कौन कौन जिम्मेदार है। ब्रीच ये हुई है कि कहा यह गया, जिस तरह से आपने इंट्रो में बड़ी तफसील से बताया, कि जो हिंदुस्तान कहता है या पाकिस्तान के मुखालिफ कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज शिद्दत पसंद ग्रोहों के साथ है, पाकिस्तान की सिविल हुकूमत बड़ी अच्छी है और पाकिस्तान की सिविल हुकूमत का जो तासुर है वो बड़ा ज़बरदस्त है, बाकी जब दुनिया में फ़ौज का तासुर बड़ा ख़राब है। ये खबर थी जिसको हम डॉन लीक्स कहते हैं। अब ये खबर लगवाई गई, ये खबर किसने लगवाई थी वो आपके सामने ही। आपको पता है हाफिज सईद की नजरबंदी से पहले ये एक डिस्प्यूटेड कैफियत थी, बाद में नजरबंद भी हो चुके हैं। जिस तनाजुर में ये खबर आई थी कॉन्टेक्स्ट ये था, कॉन्टेक्स्ट यही था, बिल्कुल पठानकोट के बाद शिद्दत पसंदों से ताल्लुकात के ऊपर कॉन्टेक्स्ट था। और ये बात हमें पता है, PMLN का हर MNA MPA ऑफ द रिकॉर्ड यही कहता है, सब कोई कहते हैं, कोई ये नहीं कि उन्होंने छुपा के कहते हैं, यही कहते हैं लोग। अच्छा, अब इसमें जो मामला ये है कि ये जो आपने जो खबर थी, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, जो नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीच की, उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार हुई। सबसे इसमें जो पुवरर है वो पार्लियामेंट है, जिसको पूरा बाईपास ही कर दिया गया है, जिससे ना कोई पूछता है। जैसे राहील शरीफ साहब को इन्होंने पहले भेजा, हमने उस वक्त आप भी चाहते हैं पार्लियामेंट में आए, बिल्कुल, हमने तो ये कहा कि इसको आप ओपन करें। अब ऐसा एक इसका दूसरा पहलू भी ले लें, जफर अब्बास साहब हैं, सिरल हैं, दोनों बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं। आप कह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनके खिलाफ रीजंस आपने दी नहीं है, कार्रवाई आप कैसे करेंगे? नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई सबसे ज्यादा इस नोटिफिकेशन के अंदर जो चीज नहीं होनी चाहिए थी वो यही पैरा नहीं था। एग्जैक्टली, वो आप देखें ना, आप हाशमी साहब से भी रद्द-ए-अमल ले लें। पहले ये पार्लियामान में रिपोर्ट टेबल करना, पहले तो इसके ऊपर बताइए। ट्रांसपेरेंसी डिमांड करती है कि आप रिपोर्ट टेबल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक चीज़ ऐसा तरीके से ख़त्म हुआ, ये कोई दो सियासी जमातों के दरमियान मामला नहीं था। आप इसको ऐसा तरीका कहते हैं? यस, आप देखें, आपने अपने इंट्रो में एक बात बड़ी अच्छी की और जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रिवेल कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिवेल कर रहा है सुप्रीमेसी ऑफ सिविल गवर्नमेंट। और आपको अच्छा नहीं लगा कि पाकिस्तानी आर्मी एक डिसिप्लिन आर्मी है, जो डिसिप्लिन का आज सबूत पेश किया उन्होंने कि सुप्रीमेसी मानती है सिविलियन गवर्नमेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन की, पॉलिटिकल गवर्नमेंट की। तो मैं समझता हूँ कि आज हमें उनको इस सुप्रीमेसी जो उन्होंने मांगा और जो डिसिप्लिन दिखाया उन्होंने, उसको डिस्कस करना चाहिए कि हमारी एक अच्छी चेंज है। वक्त के साथ साथ हमारे दीगर इदारे भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और मैं तो जो जमहूरी कदरें हैं मैं उसका बड़ा हामी हूँ, और उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती अकाउंटेबल निज़ाम होता है। इलेक्टेड आपके जो हेड होते हैं वो अकाउंटेबल। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, अगर सुप्रीमेसी ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट या सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, मैं तो कहूँगा सिविलियन गवर्नमेंट की जगह में, तो फिर वो जनरल को सैक करें जिसने ट्वीट किया था। हाँ, कर लेते, फिर सैक करें। फिर उसने गलत किया, कौन होता है भाई? वजीर आजम हाउस की वजीर आजम का नोटिफिकेशन था ना, और वो वजीर, फिर आपके वजीर साहब कह रहे हैं कि वजीर आजम ऑफिस ने गलती की है। दो बंदों ने वायलेशन की, एक वजीर दाखिला साहब ने कहा वजीर आजम ऑफिस कौन होता है, ये निहाल, और दूसरा जनरल साहब ने कहा कि उन्होंने रिजेक्टेड। फिर दोनों को, फिर आप उसकी भी इंक्वायरी एक होनी चाहिए। फिर सुप्रीमेसी तो तब होती है ना। नदीम अफजल चंद साहब जो बात कर रहे हैं, मुझे समझ आ रहा है कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जनाब चौधरी निसार साहब जो है इनकी पार्टी की, देखिए इन्होंने आपकी पूरी पार्टी कोई मौका नहीं, आप उसका जवाब देना, ये आप चौधरी निसार साहब के ऊपर मौजूद सेटेंगे नहीं, मौजूद है मैं बिल्कुल नहीं। आपने कहा 2 लोगों को सैक कर देना चाहिए। हर चीज का एक निज़ाम होता है, एक तरीक़ेकार होता है। अगर आप चाहते हैं कि वजीर दाखिला को सैक करना है, तो आप ऐसा करें ना कि आप अपनी मेजोरिटी लेके आ जाए पार्लियामेंट में, अपनी गवर्नमेंट बनाए। नया वजीर दाखिला को सैक करने की बात कर रहे हैं। देखिए जनरल साहब को देखिए, उसके तरीक़ेकार यह है कि आर्मी का अपना एक सिस्टम है, हर इदारे का अपना एक सिस्टम होता है। आप सिविल इदारा हो या फौजी इदारा हो या जुडिशियल, आप जुडिशियल में जाएं तो चीफ जस्टिस साहबान कहते हैं या जजेस, इवन डीजे साहब कहते हैं सेशन। आप रिपोर्ट टेबल करेंगे कि नहीं? देखिए बात यह है कि हाँ, अगर हम महसूस करेंगे कि इस रिपोर्ट को टेबल होना चाहिए और इस पर डिस्कशन होना चाहिए, महसूस के ऊपर होगा। नेशनल सिक्योरिटी ये है कि आप क्या महसूस करें, जिससे जमहूरियत को फायदा होगा, पाकिस्तान को फायदा होगा, इस्तेहकाम मिलेगी, इदारे मजबूत होंगे। हम 100% टेबल करेंगे तो इदारे मजबूत होंगे। अगर हमें महसूस होता है कि नहीं इसकी अभी जरूरत नहीं और बड़े इश्यूज हैं पाकिस्तान में, जरूरत नहीं है, देखिए हमें देखिए ना, ये जो इस्तेहकाक है ना पाकिस्तान में एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट की जरूरत है। ये चाहे क्वेश्चन रेज करें, हम जवाब देंगे पार्लियामेंट में। ना एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट चाहिए, ना मेमो कमीशन की रिपोर्ट चाहिए, तो ना डॉन लीक्स की रिपोर्ट चाहिए। एबटाबाद कमीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कमीशन क्यों बनाते हैं? एबटाबाद कमीशन, ये तो आप पूछे जब कमीशन बन रहा होता है, जिन लोगों ने इसके मौजूद है उनसे पूछा जाए कि क्यों बनाया था कमीशन। इसलिए बनाया जाता है कि एक प्योरीफाई किस्म की, इसीलिए हम ऑनेस्टली, देखिए एक इंक्वायरी हो,
एक इंक्वायरी हो जिसमें बायसनेस ना हो और वो जो मजाज लोग हैं, ऑथोरिटी है, उसके पास पहुंचे और वो फिर फैसला करे। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, आज एक चीज़ अच्छी हुई है कि आज फौज ने पब्लिकली कहा है कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आप फाइनल अथॉरिटी हैं। आइन और कानून की बालादस्ती जो है उसके मुताबिक यही है, कानून आपका जो ऑर्डर है उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। तो अच्छा है आपके लिए हैप्पी एंडिंग, ठीक ठीक हो गया सारा कुछ? देखिए ठीक ठीक तो वक्त बताएगा हो गया कि नहीं हुआ, लेकिन मैं ये 2-3 चीज़ें गोशगुजार करना चाहूँगा। नंबर एक, फ़ौज ने तो अथॉरिटी उस दिन तस्लीम कर ली थी जिस दिन ये मसला खड़ा हुआ था, और उस दिन बजाय इसके कि आइन और कानून के तहत जो फ़ौज के इख्तियारात हैं उनको ख़ुद इस्तेमाल करने के बजाय ये सारा मामला प्राइम मिनिस्टर के पास ले गए थे, चीफ आर्मी स्टाफ। अगर फ़ौज अपनी मनमानी करना चाहती या अपनी मर्जी चाहती तो वो भी इस वक्त आइन और कानून के तहत इन लोगों को गिरफ्तार भी किया जा सकता था। उन्होंने नहीं किया, सारा मामला प्राइम मिनिस्टर साहब के बेस पर रख दिया। चूँकि प्राइम मिनिस्टर समझते थे कि प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। किसको गिरफ्तार कर सकते थे आप? देखिए, ये फ़ौज को इसी आइन ने, जिसकी हम पासदारी की बात कर रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं कि उसके तहत कानून फ़ौज को मौजूद है, पाकिस्तान आर्मी एक्ट मौजूद है, उसके मुख्तलिफ सेक्शन मौजूद, उसके तहत किसको गिरफ्तार करते हैं? बहरहाल उन्होंने उस वक्त जी जिसको भी शक है, जिसमें भी शक था कि उन्होंने कौमी सलामती को ब्रीच किया है, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये होता है और होता रहता है, क्योंकि जो भी लोग इसमें मुलव्वस पाए जाते हैं नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उन पर केसेस चलते हैं, इंक्वायरी होती है उनकी। लेकिन फ़ौज ने अपने वो इख्तियार इस्तेमाल करने के बजाय उस वक्त आइन की और पासदारी करते हुए फिर भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सामने केस ले गए। और बहुत अच्छा हुआ जो भी हुआ। आज जो इसको हम समझते हैं एंडिंग हो गई, बहुत अच्छी हो गई। इसमें कुछ फरीक और भी हैं। कुछ फरीक ऐसे हैं जो, एक तो अवाम पाकिस्तान है जो पार्लियामेंट के ज़रिए अपनी बात करना चाहती है, और वो चाहते हैं कि बताया जाए कि किसने किया, क्यों किया। क्योंकि जिस वक्त अभी फौज बात करे उस नैरेटिव ने, मैं आपसे जवाब चाहता हूँ, अवाम भी वो आपसे जानना चाहेंगे, मैं खुद भी ज़ाती तौर पे भी जानना चाहता हूँ। मेमो कमीशन जब बना था तो उसमें उस वक्त आर्मी चीफ जनरल कियानी और डीजी ISI दोनों जनरल अहमद शुजा पाशा एफिडेविट लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे। मैं आज तक चाहता हूं कि उसका मुझे पता चले कि हतमी उसका आउटकम क्या है। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, आप जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उस वक्त अपोजिशन लीडर की हैसियत से ये बाकायदा वकील बन के काला कोट पहन के गए थे कोर्ट के अंदर। आप डॉन लीक्स का मामला है, इसको आपके कोर कमांडर्स ने नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच कहा था, यही कहा था कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने। तो इसकी क्या कोई कौम को सच जानने का हक हासिल नहीं है? क्या मेरा हक नहीं है मैं जानूं उसके अंदर आपकी बात से इत्तेफाक, ये बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं भी जानना चाहता हूँ मेमो गेट का, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बनाया था, उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ है? कौन इसमें जिम्मेदार था? अगर नहीं था तो क्यों इतना टाइम सारा कौम का भी ज़ाया किया गया? 6-7 महीने बड़ा एक किसी कौम की ज़िंदगी में बड़ा अरसा होता है। तो वो रिपोर्ट 6-7 महीने के बाद फौज, जिसके अपने कोर कमांडर्स ने तहरीरी तौर पर बयान दिया ये नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हो गई है, तो कौम को बताएं तो सही क्यों ब्रीच हो गई है? पहले जनरल राहील शरीफ साहब की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में और फिर अभी जनरल कमर बाजवा साहब की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये बात हुई। मेरा ये ख्याल है कि काफ़ी सवालात होंगे जिनका जवाब देना पड़ेगा जो भी फ्री कैन ने जो माहिदा सेटल किया है। और मुझे लगता है यही है कि जब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होगी या आगे भी बात चलेगी, वहाँ पर भी शायद सवालात होंगे और देखते हैं कि वो क्या सवालात आते हैं। जनरल आसिफ वयूर साहब वाली जो बात है उससे तो थोड़ा मैं इसलिए एग्री नहीं करता कि उन्होंने को तो जो इंस्ट्रक्शन मिली ISPR का, तो जनरल का तो काम यही है कि उनको आगे कर दे। तो आर्मी का स्पोक्समैन है, जो उनको कहा गया उन्होंने। तो ऐसे ही जैसे मैं अपनी पार्टी का एक मौक़िफ़ देता हूँ तो वो कई दफ़ा होता है कि मैं ज़ाती तौर पर उस मौक़िफ़ के शायद नाम भी साथ हूँ, लेकिन चूँकि पार्टी का डिसीजन आई हैव टू कन्वे दैट। सो इसके साथ जो दूसरी बात है वो ये है कि जो इस रिपोर्ट के साथ सवालात जुड़े हुए हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर तो नेशनल सिक्योरिटी है, तो जिस तरह पहली बात इंपॉर्टेंट की थी नदीम ने, वो ये की थी कि नेशनल सिक्योरिटी कौन डिफाइन करता है। हमारी नज़र में वो हतमी इख्तियार पार्लिमान के पास है। आपको याद होगा जब जनरल राहील शरीफ साहब का मामला हुआ था तो हमने उस वक्त ये बात करी थी कि आपने एक पार्लियामेंट की जॉइंट रेजोल्यूशन है, आप उसकी वायलेशन कर रहे हैं, आपको डिस्कस करना चाहिए पार्लियामान के अंदर। नहीं डिस्कस हुआ, आपने वहां पे भेज दिया। अब ईरान के साथ हमारे जो मामलात हैं वो आपके सामने लगे हुए हैं। हमने कहा था फेलियर होगा, अब हम माशाल्लाह फ्रंटलाइन स्टेट हैं, देखते हैं आगे क्या बनता है। इस मामले में भी जो पार्लियामेंट है उसको बाईपास किया गया है। USA जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, आपने हिलरी क्लिंटन की, खान साहब ने अपनी ट्वीट में बात की, रशियन इन्वॉल्वमेंट के ऊपर देखें कि वहां पर किस तरह से डिबेट हो रही है, किस तरह से ट्रंप के तर्जमान ने क्या वो केस क्लोज समझे।
जैसे वो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था ना कि ये डॉन लीग का मामला क्लोज चैप्टर है, तो ये भी क्लोज समझिए। ट्रंप के तर्जमान ने अभी बयान दिया थोड़ी देर पहले। मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापसी पे चंद साहब से भी पूछते हैं और निहाल साहब से भी हमारे साथ रहिएगा जी। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। नदीम असल चंद साहब, आज के जो डेवलपमेंट्स हैं उसको अगर हम सामने रखें तो फिर हमें ये यकीन कर लेना चाहिए कि वो जो सेम पेज है पाकिस्तान में, वो पता नहीं होता कहाँ पर है, लेकिन अब वो सेम पेज आ गया वाकई। नहीं, अल्लाह करे जी सेम पेज हो, हमें तो कोई उस पर इतराज़ नहीं है, सेम पेज होना चाहिए और इदारों पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ये भी ठीक है। लेकिन इदारों में लड़ाई पैदा करके फिर उससे पर्सनल गेन्स हासिल करना, इस पे इतराज़ है। गेन्स क्या मिले भाई, वो तो नौकरी खतरे में पड़ी हुई थी दोनों तरफ। जाना मियाँ जी डॉन लीग्स भी कहा गया कीता कीजिए, यही तो पीपल पार्टी दोबारा बोले कीजिए कि मियाँ साहब डॉन लीग्स भी खा गए कीता कीजिए। ये हमने आलाशमी साहब से पूछे वो कीता कीजिए। अब सूरत हाल ये है कि देखें इस वक्त पार्लियामेंट जितनी बेतौकीद पार्लियामेंट है ना सारे इशू में, ना पनामा के ऊपर आपने TORs के ऊपर पनामा को लिफ्ट करवाई, ना डॉन लीग्स को आप पनामा में ले गए, ना आप ईरान वाले इशू को पार्लियामेंट में ले गए, ना आपने जनरल रहील वाला इशू पार्लियामेंट में ले गए। कोई अहम इशू गवर्नमेंट पूछती है ना पार्लियामेंट से जाके। अब ये कहना कि आप अपोजिशन है आप सवाल उठाएं, क्यों नहीं पूछते भाई? पार्लियामेंट का हुकूमत का पहला काम होता है कि अपनी रिपोर्ट लेकर नहीं या पार्लियामेंट से राय लेनी। इसमें हुकूमतों को फायदे भी होते हैं। दो लोग जिनका पार्लियामेंट में जाने का सबसे बुरा रिकॉर्ड है इस पार्लियामेंट में, एक का नाम इमरान खान है और दूसरे का नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और तीसरे हमजा शहबाज हैं। तो इतना यकीन रखते हैं आप बड़ी पार्टियां इस पार्लियामेंट के ऊपर, फिर कहते हैं बड़े जमहूरी हैं। हाशमी साहब, मैं समझता हूँ कि मेरे दोस्त को अगर मैं याद दिलाऊँ, नदीम भाई की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, अच्छे पॉलिटिकल वर्कर हैं। अच्छा, मेरा इनका ओहदा भी पॉलिटिकल एक जैसा है। मैं कहना ये चाहता था कि पनामा लीक्स पे एक ड्राफ्ट लेके आए बिल जनाब एतजाज अहसन साहब, और एक बिल गवर्नमेंट पनामा पे नहीं डिस्कस करेंगे। आप ये बताएं कि ये इतना बड़ा इशू था। देखिए, प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत सारे 5 मीटिंग चौधरी निगार ने की, सिर्फ मुलाकात आर्मी चीफ की करवाने के लिए बेशुमार काम होता है। 6 मीटिंग्स उनके पास जो मैंडेट है, जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है उनके पास मैंडेट होता है मुल्क के हर मामला। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग को ब्रीफ कर देते, बता देते कौन सा ब्रीच हुआ था, कौन सा राज और कौन चुरा के लेके गया था। इसमें मैं बताऊं आपको, देखिए इसमें जो हुआ, आप एक बड़े अखबार के ऊपर कार्रवाई का हुक्मनामा जारी कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। कहीं और वेस्टर्न वर्ल्ड में होते ना तो इस वक्त आपकी जमहूरियत फारिग हो गई होती। अमेरिकन एम्बेसडर जवाब आप लेना नहीं चाहते? उनके साथ खड़े हैं, फोटो लगी हुई है आज उनकी। जवाब तो मैं दे दूं। जी। बात सारी यह है कि अगर आप कोर कमांडर्स की मीटिंग को रिकॉल करें तो कोर कमांडर्स की मीटिंग में ये बात सामने आई थी कि इस तरह की कोई गुफ्तगू नहीं आई है, और ये जो भी छपा है ये झूठ का पुलंदा है। ये किसने कहा था? मीटिंग ISPR ने क्या बोला था? उन्होंने कहा कि इस तरह की डिस्कशन ही नहीं हुई उसमें। और नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच क्यों कहा था? सुने तो सही, उन्होंने कहा ये झूठ है, ये खबर, इस तरह की गुफ्तगू नहीं। नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच अच्छा, दूसरे एंड में PM हाउस से भी ये कहा गया कि इस तरह की कोई खबर ही नहीं छपी। 3 बयान जारी हुए थे जी, 2 PM हाउस ने किए। पहले प्रेस रिलीज में हाफ ट्रूथ लिख दिया, फिर नहीं हाफ ट्रूथ भी निकाला, फिर लाहौर से एक प्रेस रिलीज पंजाब से जारी की। जब अफवाज पाकिस्तान ने ये कहा कि ये फैब्रिकेटेड है, तो आप जो मीडिया ब्रीच क्या हुआ था? फिर परवेज रशीद बेचारे को क्यों कुर्बानी का बकरा बनाया? बहुत सारे ये इसलिए बनाया गया कि शाम को 8 से लेकर 10 बजे तक काफी एक्टर आते हैं। सारे असल में टीवी और उनकी एक ख्वाहिशात होती है और फिर इनकी मेहरबानी है। मेरी कल ख्वाहिश हो, कल मेरी ख्वाहिश हो तो निहाल हाशमी आम आदमी का बेटा है, निहाल हाशमी आम आदमी का बेटा है तो ये फायर हो जाए। जुबैर उमर जनरल का बेटा है तो वो उसको प्रोटोकॉल मिले। मुशाहिदुल्लाह फायर हो जाए, परवेज रशीद फायर हो जाए, क्योंकि ये आम आदमी के बेटे हैं। और कोई वजीर आजम का, कोई किसी जनरल का, ये तो कोई मुशाहिदुल्लाह को अल्लाह ताला से दे, मुशाहिदुल्लाह को भी कुर्बानी का बकरा बनाया गया। वो ये कहानी जो थी ये PMLN ने खुद सुनाई थी कि जनरल ज़हीर के हमने वो गुफ्तगू टेप कर ली और जनरल रहीम शरीफ को पेश किया, को लगा दिया PIA में। फिर परवेज रशीद को, इसमें मैं बड़ा मेरी परवेज रशीद को भी आपने कुर्बानी का बकरा बनाया। उनके जितने भाई हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं। आज से 35 साल पहले उनके खानदान के लोग PI में मुलाजिम हुए थे और आपके मेरिट के बुनियाद पे हुए थे। ये मैं आपको बड़ा वाजे कर दूं। सारे मेरिट पे PI। अरे भाई उनके भाई रिटायर्ड हो चुके हैं। लेकिन निहाल हाशमी साहब, आप अपने पॉलिटिकल वर्कर के साथ करते ये हैं कि उनको इस्तेमाल करते हैं आपकी पार्टी
और फिर उसको कभी बना देते हैं मुशाहिदुल्लाह, पॉलिटिकल वर्कर को सेनेटर बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं, गवर्नर बनाते हैं। बकरे के लिए आप केपी का गवर्नर एक पॉलिटिकल वर्कर है, ये देखें, का गवर्नर एक पॉलिटिकल वर्कर है, वो कानून लीग का पॉलिटिकल वर्कर है, बिल्कुल हमारा वर्कर है। वो ये किसी पे तोहमत होती है कि उसे कहें कि तुमने कौमी जो मामलात थे उसमें कंप्रोमाइज किया, ये तोहमत होती है, तोहमत। ये कोई बंदा आसानी से सहता नहीं है। आपने वो तोहमत लगाई, आपने वो तोहमत लगाई नहीं, हमने तोहमत किसी पे तो नहीं और क्या लगाई आपने? देखिए फायर किस पे किया? कौमी सलामती या कौमी जब क्राइसिस आता है, कई ऐसे इश्यूज होते हैं जहां पे हमें देखिए गवर्नमेंट की भारी जिम्मेदारी। ये तो आज़ाद है, ये फ्लाई करते हैं जहां चाहे, ये फ्लाइंग बर्ड है, जिस डाल पे चाहे बैठ जाए, जहां पे चाहे उड़ जाए, जहां चाहे जाए। किस सजा पे परवेज रशीद कौमी मुजरम बना दिया? देखे ना, ये तोहमत है ये जो इन्होंने लगाई अपने वर्कर्स के ऊपर। नहीं, ये तो अच्छा, आप सारे दोस्तों, अब आपकी बारी तैयार रहिएगा, अब आपकी बारी, और कोई बकरा बचा नहीं है, नेक्स्ट बारी आपकी आती है। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, आपकी तरफ आऊंगा। अब आइंदा के मामला क्या नजर आते हैं? ये चौधरी निसार को इतनी 6 दफा मिलना पड़ेगा सुबह शाम, प्राइम मिनिस्टर और बाकायदा वो पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान में पैगाम रसानी, मिल लो यार, आपस गल मुक जाए, ये दोबारा भी ऐसे ही होगा? अल्लाह करे ना हो। जो आज के हालात हैं मुल्क के, इसमें दोनों इदारों का मिल के चलना और एक पेज पे होना और पूरे इत्तेफाक से चलना बहुत लाजमी है। और तो वो कौन सा पेज है जो एक पेज है? इंडिया वाला पेज एक है, अफगानिस्तान वाला पेज एक है, ईरान वाला पेज एक है, कौन सा पेज एक है? पेज देखिए, ये तो फैसला हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ने करना है ना खुद। अगर खुद फैसला ना कर पाए तो फिर फौज पाकिस्तान को मतून ठहराना तो वैसे ही मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं है। यहाँ एक और चीज़ में बात करना चाहूँगा। आज जो कुछ भी हुआ, अल्लाह करे ठीक हो जाए और सब कुछ सेटल हो जाए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी जी, मैं ये समझता हूँ मामलात इतनी आसानी से सेटल नहीं होंगे, इसलिए कि आज के फैसले के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा का काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि उन पे लोगों ने उन्हीं की रैंक एंड फाइल ने सवालात उठाए थे। क्या वो उनको मुतमईन कर पाएंगे? क्योंकि वो इस वक्त हालत जंग में है और उनकी मोटिवेशन लेवल ऐसी हाईएस्ट होना चाहिए, क्योंकि दुनिया की मुश्किल तरीन जंग लड़ी जा रही है और रद्दुल फसाद ऑपरेशन जारी है। अगर तो आपके रैंक एंड फाइल पूरी तरीके से इससे मुतमईन नहीं होते, उनके दिलों में शकूक व शुबहात रह जाते हैं, तो फिर जनरल कमर का काम बहुत मुश्किल हो जाएगा एज चीफ आर्मी स्टाफ। और चीफ एग्जीक्यूटिव को इस चीज़ का भी ख्याल होना चाहिए। जनरल रहील शरीफ कर बाजवा साहब का क्या बेचारों का कसूर है उसमें? जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, जो सवालात खारियां वाले जगह पे हुए थे, जो सवालात हैदराबाद में भी कहते हुए थे, तो वो सवालात फिर जनरल कमर बाजवा के लिए आइंदा आने वाले दिनों में और सवालात भी खड़े करेंगे, उनके लिए चैलेंज बनेगा। जी, ये चैलेंज बनेगा उनके लिए, क्योंकि रैंक एंड फाइल के लिए ये एक मसला था, क्योंकि जिस तरीके से बातचीत हुई है और जिस तरह कमर जावेद बाजवा साहब को बार बार उनसे पूछा गया है, ये अभी चंद साहब कह रहे थे मसला जिसने भी खड़ा किया, लेकिन इस वक्त तो जनरल कमर जावेद बाजवा ही हमारे चीफ हैं और उन्हीं ने ही आर्मी कमांड संभाली हुई है और वही इस रद्दुल फसाद को लीड भी कर रहे हैं, तो इसलिए उन्हीं को ही ये सारे मामलात को भी समेटना पड़ेगा, तो उनका काम मुश्किल है। और यहाँ पर हुकूमत को चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत जी बात पूरी कर लीजिए। जी, यहाँ पर हुकूमत का काम ऐसे और ज़्यादा अहम है कि वो इस सारे मामले को एक सिविलियन सुपरमेसी की बात ना करें, आइन और कानून की बात करें। सिविलियन सुपरमेसी को किसी ने कोई डाउट नहीं किया, अगर कभी डाउट रहा है तो सिविलियन को शायद डाउट हो। पिछले 8-9 साल से कम फौज ने बड़ा अपने सारे किरदार से साबित कर दिया है कि फौज चाहती है कि आइन और कानून की अमलदारी रहे और जमहूरियत फले फूले। इसलिए हमारे वज़ीर आज़म की मैं समझता जिम्मेदारी ये है कि वो अपनी पार्टी को और अपने सारे वर्कर्स को, और जो लोग भी सोशल मीडिया पर इस वक्त शायद आपकी नज़र से गुजरा होगा क्या बातचीत चल रही है, इस सारी को डिफ्यूज़ करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और इसको जिम्मेदारी को समझना चाहिए। वो क्या जी, स्ट्रेटेजिक मीडिया कम्युनिकेशंस, उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डालनी पड़ेगी। SMC है ना उसका वो नाम, वो जो चलाते हैं। जी बिल्कुल, वो उसका जो चलाते हैं, लेकिन मामला मुझे लगता है SMC से थोड़ा बाहर ही है इस वक्त जो बातचीत चल रही है। लेकिन जो जनरल मुस्तफ़ा साहब ने बात दुरुस्त की है, जनरल कमर बाजवा साहब के ऊपर इससे एक यकीनी तौर के ऊपर दबाव बढ़ेगा और देखना यही है कि वो इससे किस तरह नबर्द आजमा होते हैं, उनके लिए एक आजमाइश है। दूसरी तरफ मुझे ये लगता है कि हुकूमत को अब भी ये चाहिए कि वो डॉन लीक्स की रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में लेके आए, उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए और जो लोगों को एक्यूज
अक्यूज किया गया है उनको भी ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपने आप को बता सकें कि उनको क्यों अक्यूज किया जिनका कैरियर के ऊपर मोहर लगाई है यार, बहुत ज्यादती किया है बहुत ज्यादा। आप देखें ना, दो तो ज़ाहिर है, ज़फ़र अब्बास और सिरिल को तो हम जानते ही हैं, बहुत ही बड़ा नाम है सहाफ़त का। इनके अलावा जो परवेज़ रशीद साहब हैं या तारक फातमी साहब हैं और जो PIO हैं, अब PIO को तो खैर आपको भी पता है उसका वैसे फ्रैंकली क्या छोटे छोटे कुर्बानी के बकरे हैं। मुस्तफ़ा ने बात की, वो बात उससे ज़्यादा खतरनाक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विद इन द इंस्टीट्यूशन भी उन पे सवालात उठेंगे। यही मैं जनरल साहब की तरफ वही रेफर कर रहा था कि उन्होंने बहुत सीरियस सवालात जो हैं जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने उठाए हैं इन मामलात को लेके, और देखना यही है कि किस तरह से जनरल कमर बाजवा अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर अपने जो तसल्ली दे पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अभी तक जो सिचुएशन आई है, इस जो डील हुई है या जो भी ये मामला हुआ है, उससे मुतमईन कौम नहीं लग रही है। जो एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे इसके ऊपर और बात करते हैं। हमारे साथ दोबारा खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में आपको। चंद साहब लास्ट सेगमेंट है, कुछ हल भी तजवीज़ करें कि ये इकट्ठे मिलकर पाकिस्तान के लिए सोचें और आगे चलें, बजाय आपस की लड़ाइयाँ लड़ते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ सबसे पहले तो हमारे हुक्मरानों को पार्लियामेंट को अहमियत देनी चाहिए, अपने रवैये जमहूरी करने चाहिए। फिर जमहूरियत को मजबूत करने के लिए इदारों का एहतराम भी ज़रूरी है, और अपनी क्रेडिबिलिटी और मोरालिटी के ऊपर इनको बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर जो क्वेश्चन उठे हैं उसको क्लियर करें कौम के सामने। और बाकी ये आज जो सोशल मीडिया पे जो मुहिम चला रहे हैं ये मुस्लिम लीग नवाज के लोग, तो ये आप कह रहे हैं कि वो चला रहे हैं? वो चला रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो चला रहे हैं। अब एक दो ग्रुप्स में मैं हूँ, वो भी मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे दोस्तों के मतलब एक ग्रुप्स हैं। अब वहाँ जिस तरह की गुफ्तगू की जा रही है और वहाँ मुस्लिम लीग की MP MNAs भी हैं, तो ये मैं समझता हूँ। तो वो क्या कह रहे हैं उस ग्रुप के बस यही आज का दिन जमहूरियत की फतह का दिन है, ये जमहूरियत की फतह का दिन नहीं है। ये आप समझें कि आपने एक नई खुदा न खास्ता एक नई लड़ाई की बुनियाद रख दी है। फवाद चौधरी साहब, देखिए जी, इससे एक तो हमारा जो मौक़िफ़ है कि JIT को ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो हम रोज़ बात कर रहे हैं उसको तकवीत वही सेम बंदे हैं JIT में भी, नहीं, वही ऑफिसर है। तो रिपोर्ट दे दी है ना, मुझे नहीं पता वो है नहीं, वही ऑफिसर है, रिपोर्ट पब्लिक नहीं ना हो, वही नुमाइंदे नहीं नहीं उनकी रिपोर्ट का रिपोर्ट पब्लिक नहीं हो रही है। मैं नहीं पता कि इस रिपोर्ट में है क्या। रिपोर्ट तो पढ़नी चाहिए, कर सकते हैं, पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। पता लगेगा तो आप कमेंट करेंगे ना। सरूर पैलेस का दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है ये तो कहते हैं सरूर पैलेस का एग्रीमेंट नहीं, जो उसका जो नतीजा निकला है वो उसके ऊपर कमेंट करें। रिपोर्ट इटसेल्फ किसी को नहीं पता क्या है, क्योंकि या प्राइम मिनिस्टर ने पढ़ी है या इंटीरियर मिनिस्टर ने पढ़ी। नतीजे में जद्दा का कोई रोल है? देखिए, कह नहीं सकता, क्योंकि रिपोर्ट ये जो मौजूदा नतीजा निकला है, मुझे लगता है यही है कि इसमें जो है फौज को थोड़ा डिफेंसिव पे तो गई है। क्यों गई? देखते हैं कि क्योंकि देखिए, जो पहले उन्होंने बहुत सख्त पोजीशन ले ली और आप बिल्कुल ही नीचे जो है वो लेट गए, जिसकी वजह से एक लेटने वाली बात ठीक नहीं। मेरे ख्याल में ठीक है, उन्होंने एक गुंजाइश पैदा की। हमने तो उस वक्त भी कहा था कि ये ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी, सिविलियन गवर्नमेंट के जो है वो अंदर रहना चाहिए, उनकी अथॉरिटी में रहना चाहिए। लेकिन आपने किया यह है कि एक बहुत सख्त पोजीशन लेके बिल्कुल ही पीछे हट गए हैं, और जो तवक्कुआत थी, और वह तवक्कुआत हमारी ये हैं, फौज से नहीं है, हुकूमत से नहीं है, हमारी तवक्कुआत ये हैं कि जो डॉन लीग्स का मामला है वो पार्लियामेंट सेटल करे, और जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको पार्लियामेंट तय करे। हाँ, फिर हाशमी साहब से भी कमेंट लेते हैं। आप ये ख्यालात से मुतफिक हैं चंद साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने जो कुछ कहा कि फौज दबाव में पीछे हटी? देखिए, आप ये बात कह लें या ये कह लें कि फ़ौज ने फ़राग़दिली का मुज़ाहरा किया है और अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो उनकी थी, एक असूली पोजीशन थी, मैं समझता हूँ उससे पीछे हटी है। और इसी बारे में ये आपसे पहले मैंने बात की थी। लेकिन ये एक जिसको हम दबाव वाला फैक्टर मद्देनजर रखें तो वो क्या हो सकता है? देखिए, दबाव दो तीन थे। फौज तो एक मसरूफ़ है रद्दुल फसाद में मुल्क के अंदर, फिर तीनों बॉर्डर्स आपके हीट हुए हैं, अफगानिस्तान का मसला आपके सामने है वो जो हो रहा है, साथ ईरान ने एक धमकी दी है जिसको शायद हम डाउन प्ले कर रहे हैं, और ईरान के साथ मसाइल भी आपके खड़े हैं, और जो ये पहले बात तो वो एक और मसला हमारे लिए बन के खड़ा हो गया। हिंदुस्तान पहले ही हमारे साथ खड़ा हुआ है, और ये सब मामलात में फ़ौज तो उलझी हुई है। तो फ़ौज इन सब से किनारा कशी करके अपने आप को सिर्फ प्रोफेशनली इन मामलात से अगर रखना चाहती है, तो हुकूमत का फ़र्ज़ है कि फ़ौज को इन मामलात में उलझाए ना। बार बार मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस वक्त सारा कुछ वज़ीर-ए-आज़म ने करना है, और ये भी हमें पता होना चाहिए कि ऊपर से अगर हमें लगता भी है तो, लेकिन जो दरार पड़ी है इसको फुल करना बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, और ये हमारे हुकूमती ज़ुमा को ये बात समझनी चाहिए।
अच्छा हाशमी साहब, ये जो द्राड़ जिसका ये जिक्र कर रहे हैं कि इसको ट्रस्ट डेफिसिट जो है, मेरा ख्याल है कि फॉलो अप एक्शन अभी कुछ और आएंगे आइंदा आने वाले दिनों में। ये हार्ड लाइन पोजीशन थी कि ट्वीट की वजाहत आप करें, ये प्राइम मिनिस्टर ने पोजीशन ले ली थी, या उसको विड्रॉ करें, विड्रॉल होगी। उसके जवाब में फ़ौज का मुतालबा था कि वजारत दाखिला नोटिफिकेशन करे, वो भी हो गया। ये आपने हार्ड लाइन अपनी ख़त्म की, लेकिन फॉलो अप एक्शन मेरा ख्याल है कि अभी आप मजीद लेंगे, वही वो द्राड़ जिसकी तरफ जनरल मुस्तफा कह रहे हैं। देखिए यकीनन हम सब की ख्वाहिश होगी, पूरे पाकिस्तान की, इन दोनों भाइयों की भी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान के इदारों में गलत फहमियाँ दूर हो जाएँ। मैं ये समझता हूँ कि हमारे भाई ख़ास करके चौधरी साहब की पार्टी जो है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसका पॉलिटिकल काम होता है। ये साल भर रह गए इलेक्शन का, ना इनको अपने मंशूर का पता है, ना ये अपने जो पिछले मंशूर थे उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन किया है केपी में। आपने अपना मंशूर हासिल कर लिया, हम तो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। 5,000 का शॉर्टफॉल है आपकी ईद के अंदर आज भी। देखिए हमें आपको 2018 का टाइम दिया, ये अब सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा रहे जब से इमरान खान साहब के ऊपर क्वेश्चन किया गया। और ये अब ये क्वेश्चन, ये मंशूर के अलावा इंडिया के मंशूर पे भी ये मेंटेनेबिलिटी जो है, जो पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी, अच्छा ये बेचारे भी और जनरल कियानी फार्मूला वाले जिन्होंने 2013 में इनको हुकूमत दिलाई थी, अपना काम छोड़ के दलार में पड़े हुए सलामती वाले दलार डालना बंद करें, चीजें हेला फोड़ना शुरू हो जाएंगी, वरना 2018 में इनको बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि ये अपने काम को छोड़ के, अब तो होश दिला रहे हैं इनको, नहीं हम तो होश नहीं दिला रहे हैं, हम एक बात बता रहे हैं आपको तो खुश जनाब, हमारे जो काम है हम उसको ऐसे तरीके से कह रहे हैं। आज भी प्राइम मिनिस्टर जो वादे किए, जो मैनिफेस्टो उसके तहत ही चल रहे हैं। एएनपी एमएमए से जो उन्होंने किया, वो तो ऐसे चूंकि पॉलिटिकल बात कर रहे हैं तो उन्होंने कह दिया एनर्जी, इकोनॉमी और एक्सट्रीमिज्म, 3E के ऊपर पीएमएल ने इलेक्शन लड़ा था, वापस जाए, तीनों की फिगर्स ले ले, अपना बयान वापस ले लें। अल्हम्दुलिल्लाह सीपैक जितना बड़ा मंसूबा जब हम लेके आए तो इकोनॉमी फुलफिल है, 2018 में एनर्जी फुलफिल होगा, और रद्दुल फसाद जो टेररिज्म उसे भी हमने फुलफिल किया। क्लोजिंग वन लाइनर। देखिए मैं तो यही कहूंगा कि कमर जवेद बाजवा साहब को अब मशले रहा है कि आने वाला फार्मूला 2018 के इलेक्शन में खुदा रहा अप्लाई ना होने दे। नदीम अफजल मेरी ये रिक्वेस्ट है, वरना इसी तरह इदारों की तस्दीक होती है। मैं आपके ऊपर नहीं लगा रहा। आप सबका बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।